हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं इस वीडियो में आपके सिविक्स के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो और उसके जो भी कंटेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि मैं आपको पहले से ही आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट है ये चीज़ें समझा दूँ, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा और ये यूज़फुल भी होगा आगे आपके लिए। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो आपका जो इस बार का 7th का सिविक्स है महाराष्ट्र बोर्ड का, इसमें इसका नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ा है। हम कहेंगे कुछ अच्छे से तो पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन शायद एक दो बार सुना होगा। तो पहले मैं चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ, फिर उसके कंटेंट देख के हम डिस्कशन करेंगे। तो आप जो चैप्टर्स इस क्लास में पढ़ने वाले हो वो है, फर्स्टली आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहले आपको, क्योंकि आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो पहले आपको बेसिकली यही बताया जाएगा कि होता क्या है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल होता है। ये भी मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। प्रीएम्बल एक्चुअली एक समरी जैसा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल में वो चीज़ें लिखी होती है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी समरी दे दी जाती है, जिसे पढ़ के आप इतना समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या मिलने वाला है या क्या क्या चीज़ें उसके द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आप खुद सोचिए। कॉन्स्टिट्यूशन यदि इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देन आपकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए ठीक है, अब हम इसके कंटेंट्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में आया, ये सारी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दे देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है। ये जो बुक है ये लिखी गई इन द सेंस कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके बनाई है, और इसमें कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, लॉज हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि एक कंट्री को कैसे संभाला जाएगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे उस कंट्री के सारे जितने भी लोग हैं उनकी डिमांड्स पूरी की जाएगी, उन्हें क्या क्या राइट्स दी जाएगी, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। जो भी गवर्नमेंट में बैठेंगे, गवर्नमेंट संभालेंगे, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, उनकी क्या क्या पावर्स होगी और वो किस हद तक किसी को पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होती हैं। तो इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड दैट डाइवर्जेंट व्यूज़ वर कंसिडर्ड इन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की बात आई थी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब तक देश आज़ाद नहीं था हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी तो ले आई, हमने गवर्नमेंट सेटअप कर दी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस चाहिए थे कि एक गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना। तो पहले हम पढ़ेंगे कि उनके अपने क्या क्या व्यूज़ थे, सबके अलग अलग व्यूज़ थे, तो उस बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आपने सबने B.R. अम्बेडकर का नाम सुना होगा। उन्होंने ही रिजर्वेशन का इंट्रोड्यूस कराया था हमारी कंट्री में। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के समय, ये भी पढ़ेंगे।
फिर हम जानेंगे कि गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बनाया गया है, इसलिए बनाया गया ताकि जो नई सोसाइटी हो उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें आए। एंड लास्ट थिंग होगी फॉलो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन हिज और हर बिहेवियर, और हर कोई जो भी पर्सन, जो भी सिटीज़न है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करे। तो ये इतनी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। देन प्रीएम्बल मैंने आपको पहले भी बताया, ये काइंड ऑफ समरी जैसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, और इतने छोटे लेवल में आप कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ कम्प्लीटली नहीं पढ़ सकते हो, और उसे समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए एक प्रीएम्बल बना दिया गया कि कोई भी नॉर्मल आदमी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी समझ नहीं है, वो प्रीएम्बल को देख के समझ सकता है कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, understand that the values expressed in the preamble are humanistic। जो भी वैल्यूज़ एक्सप्रेस करता है प्रीएम्बल वो ह्यूमनिस्टिक हैं, मतलब एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही वो सारी वैल्यूज़ है। ये चीज़ें हम क्यों है, कैसा है, समझेंगे। हम सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे कि सॉवरेनिटी क्या होती है और हमारी कंट्री किस तरीके से प्रोवाइड करती है। देन we will get acquainted with the idea that in a democracy political power rests with the people। और फिर preamble से हमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, हमें समझ आएगा कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ये है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा दैट हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के हाथों में होता है। तो किस तरीके से लोगों के हाथों में होता है हम ये जानेंगे कि हाउ पीपल रूल इन डेमोक्रेसी। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, डेमोक्रेसी का मीनिंग ही होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये कैसे होता है वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। और फिर हम ये जानेंगे डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है हमारे देश के लिए वो ऐसे ही नहीं ले लिया जाता है, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी बहस छिड़ती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या क्या यूनिकनेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स एक्चुअली होते क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो हमारी कंट्री में है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब जैसे एक मोनार्की होती है, जैसे आपको प्रीवियस चैप्टर्स में हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा मोनार्की के बारे में कि राजा का रूल था। मोनार्की मतलब राजा का रूल हमने पढ़ा, किस तरीके से वो रूल करते थे, सब संभालते थे, एवरीथिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और कैसे वो मोनार्की, मतलब उसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो मोनार्की से अलग होती है। Become familiar with the idea that the government works on 2 levels in a federal system। और हमें एक और आइडिया मिलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल में एक फेडरल सिस्टम में काम करती है। फेडरल सिस्टम का एक्चुअली मतलब ही होता है 2 लेवल, और इस 2 लेवल के बारे में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। अपने स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में भले बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है, लेकिन एक आपको जनरल आइडिया है कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली कुछ राइट्स होती हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड, हमको मतलब हम जो सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैं, हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स देता है, तो उन्हें ही कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे understand that the fundamental rights listed in the constitution have a special judicial protection। हम ये जानेंगे कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उससे स्पेशल जुडिशियल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब कि यदि
उन राइट्स को हमसे कोई छीनने की कोशिश करे तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं और वो हमारा राइट प्रोटेक्ट करेगी. Be able to tell how the fundamental rights are binding upon the governmental institutions at all levels. और हमें ये भी समझ आएगा कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाइंडिंग है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर. मतलब जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, ये उनकी ड्यूटी है कि हमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाएं सारे लेवल्स पे. रियलाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ. हमें ये भी समझाया जाएगा कि कैसे हमारे कंट्री का जो लॉ है उसमें हर आदमी इक्वल होता है. कोई भी आदमी ऊपर या कोई भी आदमी नीचे नहीं होता है. हर आदमी के पास इक्वल राइट्स हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. डेवलप द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस प्लुरलिटी डाइवर्सिटी इन इंडिया. और हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें ये सिखाती है और ये हमें अधिकार देती है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी. और ये रिलीजन की रिस्पेक्ट करने वाली जो बात है ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है. हर चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो हर आदमी को दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. ये उसकी फंडामेंटल राइट भी है और ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है. नो दैट ऑल माइनॉरिटीज़ कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर. इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सिविक्स में क्लास 6 में कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है कि उनके पास ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज अपने स्क्रिप्ट अपने लिटरेचर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं. मतलब स्टेट का मतलब एक कंट्री का कोई भी स्पेशल लैंग्वेज नहीं होता है. इसी कारण से हर माइनॉरिटी ग्रुप के पास ये राइट होता है कि वो अपने हर तरह के ट्रेडिशन कल्चर लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर सकता है. तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लर्न दैट नो इंडिविजुअल कैन बी अरेस्टेड इलीगली एंड डिटेन्ड विदाउट रीज़न. और हम ये भी जानेंगे कि ये भी हमारी फंडामेंटल राइट होती है कि हमें इलीगली मतलब किसी रीज़न के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता. लीगल होना चाहिए, एक लॉफुल रीज़न होना चाहिए जिस कारण से हमें अरेस्ट किया जाएगा और हमें डिटेन भी नहीं किया जा सकता. डिटेन मतलब होता है अरेस्ट करके जेल में रखना, वो भी नहीं किया जा सकता. लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी. तो ये जो दोनों टॉपिक हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं. इंटर रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और ये ड्यूटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की कि जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में पावर तो है पर उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और वो जिम्मेदारियां हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताई गई हैं. और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये वो ड्यूटीज़ होती है जो हर सिटीज़न की होती है. हर सिटीज़न के पास बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उनकी अपने कंट्री अपने सोसाइटी अपने पीपल के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं. तो वो ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताई गई हैं. तो देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे बी एबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ लॉज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. हम कुछ लॉज के बारे में जानेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताए गए हैं. Understand that even though the directive principles of state policy do not have judicial protection, the state is morally bound by them. अब एक चीज़ क्योंकि इस टॉपिक में दिया है नहीं तो मैं आपको चैप्टर में ही समझाती या आपको चैप्टर में ही बताती कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं इन्हें कोई जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं होती है. मतलब स्टेट की जो जिम्मेदारियां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी गई हैं वो कोई कंपल्शन नहीं है उनके लिए. मतलब इस तरीके से कंपल्शन नहीं है कि यदि वो ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो वो लीगली कुछ भी गलत नहीं करेंगे, लीगली किसी तरह की प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी, लेकिन मोरली उन्हें प्रॉब्लम होगी. मोरली इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि यदि वो लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तो लोगों ने नेक्स्ट टाइम एज देयर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट नहीं करेंगे. इसलिए
डेवलप रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिम्बल्स, हमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में हमें सिखाया जाता है कि हमारे जो नेशनल सिम्बल्स हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे हमें हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। नर्चर द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमें कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये सिखाया जाता है कि हमें हर वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर बाय रिमूविंग सुपरस्टिशंस, ये भी बताया जाता है जितने भी सुपरस्टिशंस हैं, सुपरस्टिशंस मतलब होता है अंधविश्वास, ऐसी चीज़ें जो होती नहीं हैं बट क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस हमको सिखाते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारे साथ कुछ ख़राब होगा इफ़ हम उस जगह से क्रॉस हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये सारे सुपरस्टिशंस। तो हमें ये बताया जाएगा कि कैसे साइंटिफिक चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए, सुपरस्टिशंस पे नहीं। एंड नेक्स्ट हमको ये बताया जाएगा डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियननेस, और कैसे हमें एक देश के नागरिक होने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर का जो वैल्यूज़ होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए, और कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP के द्वारा हमारे अंदर वो चीज़ें आती है। तो इतना आपका सिलेबस है इस बार, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। ये जो चैप्टर्स हैं आपके लाइफ में आगे भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये चीज़ें हमें इसलिए भी पता होनी चाहिए जो भी आपके चैप्टर में दिया है। आप खुद सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं बना है, वो पीपल ऑफ कंट्री के लिए भी बना है। हम सब लोगों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया है। और यदि हमें हमारे सब्जेक्ट में फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जा रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई जा रही है, तो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि हमें हमारे राइट्स पता रहें, हमें ये पता रहे कि हाँ हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रीएम्बल जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, और हम क्योंकि सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैं तो हमारे पास ये राइट्स हैं, ताकि हमारे साथ कोई भी, देखिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें सब पता रहता है, सब मतलब लगभग उन्हें लॉज से लेकर राइट से लेकर एवरीथिंग पता होती है, पर फिर भी वो लोगों के साथ कुछ भी ऐसा इसलिए कर लेते हैं, मतलब आपके कुछ राइट्स हैं लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है दे आर अवेयर कि आपके क्या क्या राइट्स है, पर आप अवेयर नहीं हो, तो आप अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ोगे? इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट्स जो है कोर्स में पढ़ाया जाता है, ताकि आपको नॉलेज रहे कि आपकी क्या क्या राइट्स हैं और किस तरीके से आप उनके लिए फ़ाइट कर सकते हो, आपके पास क्या क्या तरीके हैं। यदि कोई भी, चाहे वो सोसाइटी हो, कोई भी पीपल हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी आपके राइट्स आपसे छीनता है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। प्लस आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पता रहनी चाहिए ही कि आपकी सोसाइटी, पीपल एंड गवर्नमेंट की तरफ क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आगे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।